हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? मैग्नेटिज्म को शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में इस जगह पे मैंने देखा है कि बच्चे बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं क्योंकि उन्हें ठीक से बताया और समझाया नहीं जाता। लेकिन चिंता की बात नहीं है, हम आपके लिए हैं। हम इस चैप्टर को बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत बेसिक से। हम लोग पहले जानेंगे कि मैग्नेटिज्म की जो शुरुआत है, जो बेसिक चीज़ है, वो कहाँ से हुई। फिर उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे, है ना। तो जर्नी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए हम लोग मैग्नेटिज्म की जर्नी पे निकलते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा ना बच्चा, कि देख, सब खेल जो है वो किसका है? सारा खेल किसका है? चार्ज का है। सारा खेल चार्ज का है। मतलब अगर देख, ध्यान से देख, अगर मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, तो ये Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाता है। Am I right? Yes sir. ये दिस Q1 exert a force on Q2. So इस चीज को ना हम लोग फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं कि Q1 की वजह से यहाँ पे क्या है बच्चा? फील्ड है। मान लो अगर Q1 की वजह से यहाँ पे क्या है बच्चा? फील्ड है। जिस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में आप जानते हो क्या, है ना। Q1 की वजह से यहाँ पे एक फील्ड है, उसी फील्ड की वजह से क्या हो रहा है? Q2 पे फोर्स हो रहा है। मतलब Q1 की वजह से फील्ड है जो इसके चारों ओर फैली हुई है, उसी फील्ड की वजह से Q2 पे फोर्स लगती है। Am I right बच्चों? Yes sir. Now अगर चीजों को देखा गया, चीजों को मैंने थोड़ा देखा, तो यहाँ पे ना हम लोग इसको बोलते हैं चार्जेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ना इस चीज को थोड़ा सा हम चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन देखा ये गया कि अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q है और यहाँ पे मैं एक मैग्नेट रख देता हूँ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। तो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, मान लो इसको ऐसे मैंने मैग्नेट को रख दिया, तो जब ये रुका हुआ था तो मैग्नेट वाज when Q was at rest, magnet was not experiencing any kind of force, magnet was not experiencing any kind of force. बट अगर ध्यान से देखोगे कि अगर मैं इस Q को ना एक वेलोसिटी दे देता हूं, एंड तब ये देखा गया कि when Q started moving, magnet also experienced a force. तो ये थोड़ी सी हैरान करने वाली बात थी। ये मैग्नेट जो है एक न्यूट्रल है। क्या वजह? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ये रुका हुआ था, ये इस पे कोई फोर्स लगाता नहीं। ये Q1 Q2 पे फोर्स तभी लगाएगा ना जब Q2 के पास चार्ज था, लेकिन ये न्यूट्रल था, कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए और लगा भी नहीं। क्लियर? लेकिन जब वो दौड़ने लगा, पता नहीं क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ कि उस मैग्नेट पे फोर्स लगना शुरू हो गया। किसकी वजह से? उस Q चार्ज की वजह से। समझे? उस Q चार्ज की वजह से वो मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू किया।
अब तो पूरे वर्ल्ड में खलबली मच गई। वाह, ये तो अजूबा चीज है, चार्ज रुका हुआ है तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन जब चार्ज दौड़ रहा है ये फोर्स लगा रहा है। तो लोगों ने बोला कि देख भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो नहीं हो रहा है, पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो तभी होगा जब उस मैग्नेट के पास भी चार्ज होता, लेकिन मैग्नेट तो न्यूट्रल, तब ये कहां से फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा। लोगों ने रिसर्च किया, लोगों ने अपनी जिंदगियां लगाई, और वो जिंदगियां लगा के हमें उन्होंने बताया कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। समझो इस बात को कि लोगों की जिंदगियां लगी हुई हैं ये बताने में कि मैग्नेटिक चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मजाक की बात नहीं है। कितने साइंटिस्ट शहीद हो गए इस बात को ढूंढते हुए, उनकी शहादत को बरकरार रखने के लिए। आओ आज हम प्रॉमिस करें कि हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे और मैग्नेटिज्म को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि उनकी शहादत को हम एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। ये जो बात तुम्हें बताई गई है, कितनी जिंदगियां कुर्बान हो गई, कितने लोगों की शादियां टूट गई, कितनी पारिवारिक जिंदगियां बर्बाद हो गई, तब जाके ये सच्चाई हमारे सामने आई है। तो कम से कम हम उनका सम्मान करें ताकि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? आनी चाहिए। नहीं आएगी तो तुम और हम दोनों शर्मिंदा होंगे। मैं पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, दोनों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। तो आओ अपने चेहरे पे मुस्कान लाएं और ये सोच के पढ़ें कि भाई जो पढ़ेंगे वो सीखेंगे और समझ के पढ़ेंगे। क्या बोलते हो मेरे पार्टनर? चलो, तो when Q started moving, magnet also experienced a force. Am I right? Yes, sir. When Q started moving, magnet also started experiencing a force. तो charges produce electric field. Yeah, very much correct. एक और चीज जो फिजिक्स के दुनिया में आई कि मूविंग चार्जेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। क्योंकि मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था बच्चों, इसीलिए मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है तो मैग्नेट पे फोर्स कभी नहीं लग सकता है। इस बात को ध्यान रखना। टू ऑब्जेक्ट will exert force on each other when they will produce same kind of field। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इट्स वन ऑफ द की लाइन जो आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के साथ डील करना सिखाएगा। तू भी मैं भी दोनों को ही, हम लोग क्या, अगर मान लो मैं अर्थ को देखूं और खुद को देखूं, आई एम हैविंग अ मास, ऑब्वियसली अर्थ इज ऑल्सो हैविंग अ मास, ऑब्वियसली, सो अर्थ इज having gravitational field around it. I am also having gravitational field. We both are having gravitational field. That's why we are exerting force on each other, and that is called gravitational force. If you look at here, what is happening? Q1 is also producing electric field. Q2 is also producing electric field.
they both are producing electric field. That's why they are exerting electrostatic force. Now if we will look at here, Q is producing electric field because since it is at rest, so Q is producing electric field and magnet is producing magnetic field. So now let me know whether they will exert force on each other. No. Why? They two are having different, they two are having different fields. One is having electric field, one is having a magnetic field. Will they exert force on each other? No, obviously no. Am I right? Okay, sir. But as soon as Q started moving, what happened? Q is producing both field. Q is also having electric field as well as magnetic field. Q will be having electric field in any scenario, whether the charge will be at rest or it will be moving. Q is always going to produce electric field. But if you will look at very carefully, once the Q started moving, what happened? It has produced magnetic field. Now the magnet is also having magnetic field. Now the two are having a common field. That's why they will exert force on each other. That's why they will exert force on each other. So this is the one of the most important line that will help you to identify, like in which case who will exert force on each other. Like when we are dealing with the contact force, when we deal with the contact force, we get an idea, okay, they are in contact, that's why they will exert force on each other. But when they are not in contact and then still they will exert a force on each other, then we have to find out whether they are having the common field or no. Is it clear, bachcha? Yes sir. Yes sir. So मैग्नेटिज्म की बात, मैग्नेटिज्म की जिंदगी में, मैग्नेटिज्म की दुनिया में कदम रखते ही एक चीज जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, वो क्या समझ में आनी चाहिए कि मैग्नेटिज्म की बात जब भी होगी तो वहां पे चार्जेस मूव करने चाहिए. इसीलिए पहला स्टेप याद रखना, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. Charge produce electric field in any case, whether it is at rest, whether it is moving, whether it is accelerating, in any scenario they are producing electric field. But it will only produce magnetic field when it is moving, when it is having some velocity. Am I clear बच्चों? Yes sir. So field के बारे में already you have got an idea because I have already taught you the electric field. एक्चुअली हम ना ये फील्ड का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, फील्ड का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है so that we can deal properly with the electricity, so we can deal properly with the non contact force. Like इस केस में अगर ध्यान से देखोगे तो Q1 will exert a force on Q2, clear? बट फील्ड के टर्म्स में ये बोला जाएगा कि Q1 is having electric field around it and any charge who will be in the, कोई भी चार्ज जो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जाएगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. मतलब Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है उसको मैंने टू स्टेप क्या बोला, मैंने ये बोला Q1 is producing electric field and due to that electric field Q2 is experiencing a force. Am I clear बच्चों? Am I clear? Very much clear ना? ये बात खूब समझ में आनी चाहिए कि मैंने उस चीज को कैसे समझने की कोशिश की. सपोज टू मैग्नेट्स आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर. सो व्हाट विल आई से, फिजिक्स में इसको ऐसे बताया गया कि मैग्नेट वन इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड द अदर मैग्नेट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स. क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात पूरी क्लियर हुई क्या? अरे हाँ ना बोलो. तो आइए थोड़ी बात हम और करें. मैग्नेटिज्म अगर मैं बताऊं, सपोज करो ये Q1 है, ये Q2 है. V1 से दौड़ रहा है.
Q1 is exerting only Q1 is exerting पहला Q1 is exerting Q2 is experiencing electrostatic Q2 is experiencing force, magnetic force. A and B both. Electrostatic force. This is at rest, but this one is moving with velocity v1. Tell me. Tell me. Tell me, bro. Tell me, bro. Now if I look at very carefully, what can I say? अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो Q1 is producing which kind of field? Q1 is only having electric field. है ना? Q2 is having electric as well as magnetic field. दोनों हैं. Q2 is having both electric as well as magnetic field. So कॉमन क्या निकला? इलेक्ट्रिक निकला. तो ऑब्वियसली सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा. सिर्फ और सिर्फ किस टाइप का फोर्स निकलेगा बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलेगा. है ना? क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया. ये Q1 है, ये Q2 है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. Q2 is experiencing Q1 is experiencing electrostatic force, magnetic force, C, A and B both. Electrostatic force, magnetic force, A and B both. जस्ट सोचो और बनाओ. तो Q1 भी दोनों फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, Q2 भी दोनों फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लगाएगा एंड मैग्नेटिक भी लगाएगा. देखो ये बात जो तुमने सुन लिया ना, अगर बिना वीडियो पॉज किए हुए अगर सुना होगा तो पापी कहलाओगे. समझ लेना. समझे? क्लियर है बच्चों? अच्छा याद रखना, अगर कोई वायर करंट कैरी कर रहा है तो ये वायर न्यूट्रल होता है. करंट कैरिंग वायर is neutral. Option A true, option B false. Current carrying wire is neutral. Option A true, option B false. सोच के बनाओ. बनाओ. Current carrying wire is neutral. Option A true, option B false.
ध्यान से देख गधा कहीं का, मेरा डांस नहीं देख पागल कहीं का। देख न्यूट्रल होता है, क्यों? तुम ध्यान से देखोगे, मान लो अगर यहां से, तो जितना इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज इन किया उतना ही इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज आउट, जितना इन कर रहा है उतना ही चार्ज आउट कर रहा है। तो ओवरऑल जो है, जैसे अगर तुम इसको याद सोच सकते हो कि एक पानी का सपोज करो, जो पाइप से पानी जाता है ना, तो तुम देखोगे कि किसी भी क्रॉस सेक्शन, किसी भी एक सर्टेन पोर्शन में जितना पानी इन करेगा उतना ही पानी आउट करेगा, जितना पानी इन करेगा उतना ही पानी आउट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज आया, तो ये पूरा का पूरा वायर क्या रहता है, न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल कहने का मतलब है कि आप किसी रीजन को देखोगे, किसी पोर्शन को देखोगे, तो उस पर टोटल नेट चार्ज जो रहेगा वो कितना रहेगा बच्चा, 0, है ना। तो इट्स वेरी गुड एक्चुअली। ये Q है और ये I है। Q will experience which kind of force? Option A, electrostatic. Option B, magnetic. Option C, A and B. Option D, none of these. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम, है ना। कदा कहीं का खाली सुनता रहता है उल्टा पलटा। देखो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना। देखो ये जो एक वायर है, इसको मैं एक न्यूट्रल मान के चल रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो तो दौड़ रहे हैं। वायर को हम एक न्यूट्रल बॉडी मानेंगे, लेकिन उसके अंदर के जो चार्जेस हैं वो तो दौड़ रहे हैं, तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो अल्टीमेटली none of these, ultimately none of these, है ना बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? बहुत बढ़िया। तो ये सब बात समझनी है। तो हम ना मैग्नेटिज्म में, जैसे तुम्हें मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वैसे ही आज ना बच्चा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट चीज़ों के बारे में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चीज़ है बच्चा वो क्या है, सबसे पहला जो है वो है हमारा एक बायोट-सावर्ट्स लॉ है ना। बायोट-सावर्ट्स लॉ इन्होंने ना बताया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो जस्ट जान लो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट इज टेस्ला, है ना बच्चा। पी से भी डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बच्चा, टेस्ला होता है ना बच्चा। इसका एसआई यूनिट जो होता है ना, एसआई यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है। इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है गॉज। ये छोड़ो, सीजीएस यूनिट उतना जरूरत नहीं। एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना बच्चों। It is having both magnitude and direction and also follows triangle law of vector addition. It is having both magnitude and direction and also follow triangle law of vector addition. Am I clear बच्चों? Yes sir.
Am I clear बच्चों? Yes sir. तो now we'll move to some other portion. पानी खड़े होके नहीं पीना है ना। उन्होंने क्या बोला ना, देख कोई भी चीज क्या होता है ना, देख जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से पढ़ा था? सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड हम चार्ज के सबसे बेसिक एलिमेंट की वजह से निकालने के लिए सीखे थे। एंड चार्ज का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है बच्चा? एक पॉइंट चार्ज होता है। वैसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हम जब भी कोई चीज़ डिफाइन करते हैं ना, तो सबसे बेसिक एलिमेंट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर हम बेसिक एलिमेंट के टर्म्स में डिफाइन कर देंगे तो बाकी कुछ भी होगा तो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे मान लो कोई भी चीज़ जो बना हुआ है वो तो एलिमेंट्स के से ही मिलके बना हुआ है। तो कभी भी जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा एक बेसिक एलिमेंट की वजह से चीज़ों को बता के जाते हैं, ताकि आप बाकी चीज़ें आप कर सकते हो जोड़ के एंड ऑल करके। तो बायट-सावर्ट्स लॉ जो था ना, बायट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो ऐसे करंट कैरिंग वायर है ना, तो ये करंट कैरिंग वायर है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट, मान लो इससे आई करंट जा रहा है, इससे आई करंट जा रहा है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लो आप। अब देखो छोटा सा एलिमेंट को फिजिक्स में ना हम लोग किस टर्म में जानते हैं? फिजिक्स में हम लोग किस टर्म में जानते हैं? छोटे से एलिमेंट को डीएल के टर्म्स में जानते हैं। किसके टर्म्स में जानते हैं बच्चा? डीएल के टर्म्स में जानते हैं, है ना। तो रियलिटी में मान लो, इसको ना मैं थोड़ा अलग करके दिखाता हूँ कि मान लो एक छोटा सा सेक्शन है जिसका लेंथ कितना है बच्चा? डीएल, है ना। अगर इस एलिमेंट की वजह से मान लो यहां से किसी पॉइंट पे, अब रियलिटी में होता क्या है, तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे होगा। तो किसी एक जनरल पॉइंट पी पे, जिसका डिस्टेंस, अगर जनरल पॉइंट पी पे अगर मैं बोलूँ, तो रियलिटी में जनरल पॉइंट पी पे, किसी भी पॉइंट पी पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, रियलिटी में एक लंबा क्रॉस सेक्शन है, एक वायर, एक बड़ा क्रॉस सेक्शन है ना। लेकिन इस बड़े क्रॉस सेक्शन, हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लिए, इस छोटे से एलिमेंट से भी कितना करंट पास करेगा बच्चा? आई पास कर रहा है। इस एलिमेंट की वजह से मैं बाकी नहीं दिखाया हूं, मैं बस इतना पोर्शन दिखाया हूं। इसकी वजह से मान लो अगर एक पॉइंट पी पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हम लोग डीबी बोलते हैं, छोटा सा वेक्टर डीबी को ऐसे डिफाइन किया गया, म्यू नॉट आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई 4 पाई मॉड ऑफ आर क्यूब। डरो नहीं, मतलब आपको कोई भी जरूरत पड़ने वाला नहीं है जब तक कि आप क्लास 12th में जाओगे, जब तक कि इसका यूनिट होता है टेस्ला, जब तक कि आप क्लास 12th में नहीं जाते हो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन फिर भी जैसे कि कोई भी चीज़ों की शुरुआत होती है तो हम लोग ना एक कोशिश करते हैं कि हम जाने की चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी। तो जो भी रिजल्ट्स हम डिराइव करते हैं ना, वो इसी लॉ के थ्रू करते हैं। अब फिर भी इस लॉ के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे कि देखो ये इस एलिमेंट डीएल, तो म्यू नॉट क्या होता है बच्चा? है ना, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे अभी ना मैं मैग्नेटिक फील्ड जब निकाल रहा हूँ, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड किस में निकाल रहा हूँ? जब वैक्यूम में, वैक्यूम और एयर की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो कोई मीडियम आ जाएगा जहाँ पे उस मीडियम में, तो हम उसके लिए फिर और भी बातें करते हैं। लेकिन तत्काल के लिए आपको जो जानना है वो सारा एयर एंड वैक्यूम में ही जानना है। किस में जानना है बच्चा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एंड म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसका यूनिट क्या होगा बच्चा? देख ये तो टकला है, टकला ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर और यहाँ पे मीटर, तो टकला मीटर एम्पियर। दिस इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द म्यू नॉट एक कांस्टेंट है। म्यू नॉट क्या है बच्चा? एक कांस्टेंट है। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा बच्चा? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? तो लेफ्ट साइड का यूनिट टकला है,
राइट साइड में देखोगे तो ये मीटर मीटर और मीटर क्यूब तो कट जाएगा, तो मीटर बचेगा, तो टकला मीटर पर एम्पियर। सो म्यू नॉट इज हाउ मच, म्यू नॉट इज हाउ मच, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टकला मीटर पर एम्पियर। तो देखो ये म्यू नॉट के बारे में आइडिया लग गया। आई तो करंट, आई तो इस सेक्शन से, इस छोटे से सेक्शन से क्या है, अच्छा करंट। व्हाट अबाउट डीएल, देखो डीएल जो था ये लेंथ था, लेकिन यहाँ पे एक वेक्टर है, तो डीएल जो है, डायरेक्शन ऑफ डीएल क्या बचा, डायरेक्शन ऑफ डीएल क्या बचा, डायरेक्शन ऑफ डीएल जो है, डायरेक्शन ऑफ डीएल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ डीएल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। ओके, तो डीएल जो है, जो छोटा सा सेगमेंट लिया, जो छोटा सा सेगमेंट लिया उसको हमने डीएल बोला, और डीएल का जो डायरेक्शन, चूंकि लेंथ तो मिल ही गया था, डीएल जो सेक्शन लिया था, डायरेक्शन जो है डायरेक्शन इन द करंट। आर वेक्टर क्या बचा, आर वेक्टर जो है ना बचा, आर वेक्टर जो है, टेल कहाँ होगा, टेल एट डीएल एंड हेड कहाँ होगा बचा, हेड एट पी। आर वेक्टर का जो टेल होगा वो कहाँ पे होगा, डीएल पे होगा। देखो डीएल को ऑल्दो मैंने दिखाया एक लाइन से है, एक लेंथ से है, लेकिन डीएल इतना छोटा है कि वो होता क्या है, एक पॉइंट की तरह होता है। डीएल जो है भले ही एक लाइन, डीएल है भले ही एक लाइन, लेकिन वो इतना छोटा है कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइंट। तो आर वेक्टर जो है, सपोज करो अगर तुमको पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उस आर वेक्टर का टेल कहाँ रखोगे, आर वेक्टर का टेल होगा डीएल पे, और आर वेक्टर का हेड कहाँ रखोगे, आर वेक्टर का हेड होगा पी पे। तो म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर 4 पाई बाई मोड ऑफ आर क्यू, 4 पाई बाई मोड ऑफ आर क्यू। ये क्लियर हो गया बच्चा। तो ये जो चीज है पूरा का पूरा हमें समझने की जरूरत है। बाकी मॉड ऑफ आर मतलब जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका क्यू। तो आई थिंक नाउ यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट द बायट-सावर्ट्स लॉ, है ना। अब ध्यान से देखोगे ना तो हमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इससे मिलता है। इसका प्रूफ मैं नहीं दूंगा, क्योंकि प्रूफ देने से ना काम नहीं चलेगा, प्रूफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं प्रूफ तो आपको दूंगा नहीं। तो मैं अभी आपको क्या दे रहा हूँ, मैं अभी आपको दे रहा हूँ, मैं अभी आपको दे रहा हूं कि अगर सपोज करो एक वायर है, इसकी वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज करो ये θ1 और ये θ2 है। मान लो एक वायर है, इतने लेंथ का वायर है, और P पॉइंट मतलब एक वायर है, और इस P पॉइंट पे, मान लो P पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इससे करंट कितना पास कर रहा है बच्चा, I पास कर रहा है। कितना पास कर रहा है बच्चा, I। तो सबसे पहले इस P से क्या डालो, इस P से वायर पे एक परपेंडिकुलर डालो। सबसे पहले इस P पे, इस वायर की वजह से, अभी मतलब क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना बच्चा। तो अगर मान लो एक वायर दे दिया है, उसकी वजह से मुझे P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले P से परपेंडिकुलर डालो। मान लो अगर ये लेंथ हो गया D, ये D क्या है बच्चा, D क्या है बच्चा, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P। हमें उस वायर की वजह से अगर P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो D क्या है बच्चा, पहले एक चीज आया D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P ऑन द वायर। एम आई क्लियर बच्चों? यस सर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों एंड को P से जोड़ दो, वायर के दोनों एंड को P से जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा θ1 और ये हो जाएगा θ2।
तो P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो नाउ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। अब अगर चीजों को ध्यान से देखोगे ना, तो मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से तो काम, मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं चलेगा। डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन, तो इसके लिए क्या यूज करना चाहिए? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करना बचा? राइट हैंड पाम रूल, है ना। तो राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करेंगे उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, राइट हैंड के थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पाम को स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स पी। देन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर को स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स पी। देन द डायरेक्शन ऑफ पाम, देन the face of palm will give you what? Then the face of palm will give you the direction of magnetic field at that point. तो क्या है? Stretch your thumb, stretch your right hand thumb. Keep your right hand thumb in the direction of current, and open your palm and stretch your finger towards P. Stretch your finger towards P. Then the face of palm. Then the palm will give you direction of magnetic field. बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, सीखना है, समझना है। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो अगर ध्यान से देखोगे तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे बच्चों? पाम के डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में क्या करोगे? अपने राइट हैंड थंब को रखोगे और अपने फिंगर को स्ट्रेच करोगे टुवर्ड्स पी। देन द पाम विल गिव यू द डायरेक्शन। पाम मतलब पाम किधर जा रहा है? पाम किधर शो कर रहा है? अंदर की तरफ, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चा? अंदर। किधर है बच्चा? अंदर। ये जो रिजल्ट निकाला गया है, ये कैसे निकाला गया बता सकते हो? नहीं बताओगे ना? अभी ने बताया थोड़ी देर पहले कि बायट-सावर्ट्स लॉ से ही सारे रिजल्ट्स हम निकालते हैं। वैसे एम्पियर सर्कुलर लॉ भी है, लेकिन उतना डिटेल्स में हमें अभी पढ़ना नहीं है। बेसिक बायट-सावर्ट्स लॉ इज एसेंशियल। सो इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? वेरी मच क्लियर सर। सो चलो
अगर चीज़ों को हम और ध्यान से देखें ना बच्चा, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि हमने जैसे देखो, अगर मुझे डायरेक्शन बताना होता तो मेरे लिए कुछ डायरेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होता है, जैसे ब्लैक वाइट बोर्ड पे इधर 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 और इधर, ये तो हम दिखाते हैं। लेकिन अगर व्हाइट बोर्ड पे बाहर की तरफ, व्हाइट बोर्ड पे अंदर की तरफ, बाहर के लिए ये यूज करते हैं डायरेक्शन, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर के लिए ये वाला यूज करते हैं, एंड व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर के लिए ऊपर यूज करते हैं। टू शो द डायरेक्शन वी यूज दिस परपेंडिकुलर, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो करने के लिए हमारे पास दो सिंबल हैं, डॉट एंड क्रॉस। Dot we use to show the direction perpendicular to the plane outward, and cross we use to show the direction perpendicular to the plane inward. Am I clear? Am I clear? Very much clear, sir. तो चलो मान लो ये ऐसे है, तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ पे P है। तुम्हारा इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ B, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, पहला है डॉट, दूसरा है क्रॉस, तीसरा है नन ऑफ दीज। आइए चलो चले मितवा, हम ऊंचे नीचे राहों हैं, तेरी प्यारी प्यारी बातों में कहीं हम खो जाएं। गाना मत सुनो, बनाओ बेवकूफो। अब वीडियो को पहले पॉज करके खुद से बनाओ। ध्यान से देखोगे, थंब को रखना है। थंब क्या ऐसे होगा, क्या करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे। पहले थंब को नीचे, और देखो ऐसे किए तो किधर चला गया, पाम का डायरेक्शन किधर है, अंदर। अंदर का मतलब क्रॉस, सो दिस वन इज द राइट, है ना। प्यारी प्यारी बातों में कहीं हम खो जाएं। मान लो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, ये P है। मान लो I1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, I2 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चा, B2। इसकी वजह से यहाँ पे B1, इसकी वजह से यहाँ पे B2। सो B नेट एट P, पहला B1 प्लस B2, मॉड ऑफ B नेट बताना है। बनाओ, सोचो और बताओ। मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताइए, बताइए, बताइए। ध्यान से देखो, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसकी वजह से B2 है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी वजह से किधर होगा, इसकी वजह से अंदर है, B1 है अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी देखोगे तो किधर है, अंदर। तो इसकी वजह से भी क्या है, B2 भी है अंदर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो मैग्नीट्यूड B1 प्लस B2। A इज द करेक्ट आंसर। है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दूं,
2 एम्पियर का करंट जा रहा है इस पी पे। इस पी पे कितने का करंट, कितने से कितने का करंट फ्लो कर रहा है बच्चों? इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इस पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। पहला है बी एट पी, ऑप्शन ए म्यू नॉट बाई 4 पाई। बनाते रहो, टाइम नहीं है अपने पास, मैं सोच रहा हूं आंसर। इंटू 2 इंटू 1/2 प्लस 1/√2 म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 2 पाई 4/5 प्लस 1/√2 सी म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई 4/5 प्लस 1/√2 क्रॉस म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू 1/2 3/5 1/√2 क्रॉस। सोच के बताइए बी एट पी, बी एट पी सोच के बताओ। बी एट पी सोच के बताओ। ध्यान से देखो, मैं बताऊं तो फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो म्यू नॉट हो गया, आई हो गया 2 4 पाई डी यहां पे ना बचा, एक और ऑप्शन ले लेना ई, नन ऑफ दीज। एक और ऑप्शन है ई, नन ऑफ दीज। म्यू नॉट आई 2 पाई डी, डी कितना हो गया 3 साइन थीटा 1, थीटा 1 ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 पाई हो जाएगा। यही ना थीटा 1 था भाई, यही ना थीटा 2 था। तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो गया 4 पाई, और अगर ये 3 है, ये 3/3 हो गया 1/2 कट गया। तो म्यू नॉट बाई 6 पाई 4/5 प्लस 1/√2। ध्यान से देखोगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बच्चा? अंदर की तरफ। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ई इज द राइट वन। क्लियर हो गया? आओ थोड़ा और बात करें। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये एक 2 मीटर का, ये एक 2 मीटर का स्क्वायर है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। ऑप्शन ए म्यू नॉट बाई 4 पाई है ना, हो जाएगा √2 अंदर की तरफ, म्यू नॉट बाई पाई
√2 अंदर की तरफ, μ0/π √2 बाहर की तरफ। एक और सोचो, μ0/2 μ0/π 2 μ0/π 2√2 μ0/π अंदर की तरफ, और E जो है वो है नन ऑफ दीज। ABCDE। क्या बना पाओगे तुम? क्या तुमसे मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम बना लोगे? अगर तुम बना लिए तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, और जब मेरा दिल खुश होगा तो तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। तो तुम अपने आशीर्वाद के लिए तो कुछ तो करोगे बच्चों। खैर पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ध्यान से देखो तो, अगर ये 2 मीटर है तो D कितना हो गया 1। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर इसकी वजह से बात करें तो μ0 हो गया, I हो गया 2 4π इंटू D, D हो गया 1 sin 45 1/√2 प्लस 1/√2। इसकी वजह से किधर होगा? इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, उसकी वजह से भी अंदर, और इसकी वजह से भी अंदर। तो इंटू 4 कट गया। ध्यान से देखोगे तो μ0 इंटू 2/π इंटू 2√2, ये कट गया तो कितना आया 2√2 μ0π, डॉट की क्रॉस। So D will be the right answer. D will be the right answer. क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? अरे बोलो। बिल्कुल सर। मिटा दूं मैं? आओ। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका दो मीटर का ये साइड है ना बच्चों। आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ना। तो बताइए इसको 2 मीटर की जगह मैं बता रहा हूं, तुम P जो है डेटा मैं दे रहा हूं, चिंता नहीं करो, जस्ट होल्ड। ये 2√3 मीटर है। कितना मीटर अच्छा? 2√3 मीटर। आपको इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यहां से भी 1, ऐसे पूरा 1 एम्पियर। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट P। पहला ऑप्शन μ0 बाई 2π इंटू √3
क्रॉस म्यू नॉट बाई 2 पाई 3√3 क्रॉस सी म्यू नॉट बाई 2 पाई √3 डॉट म्यू नॉट बाई 2 पाई 3√3 क्रॉस सॉरी डॉट नन ऑफ दीज। बना पाओगे? लगता है तुम्हें बना पाओगे? तो चलो बना लो, हम भी तो देखे तुम में कितना है दम। अरे बनाओ, कदा नहीं कर सकते। हट, ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करके पहले बना लेना, फिर हम बताएंगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये सेंट्रॉइड है ना, दिस इज हाउ मच 30 डिग्री। ये √3 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? अगर इसको x मान लोगे तो tan 30 = x बाई √3। x का वैल्यू हो जाएगा √1/√3 इंटू √3, कट जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, यही ना। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मुझे इसकी वजह से निकालना है, तो इसकी वजह से अंदर होगा, इसकी वजह से भी अंदर होगा और इसकी वजह से भी अंदर होगा, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, चूंकि ये 90 हो चुका है। तो म्यू नॉट बी कितना होगा? म्यू नॉट आई कितना है बचा? 1 4 पाई डी कितना है? 1 साइन 30 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2 प्लस √3/2, है ना। तो ये हो गया भाई, तो कितना हो गया बच्चा? म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2√3/2, 2 कट गया, है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये इंटू 3, तो 3√3 म्यू नॉट बाई 4 पाई, 3√3 म्यू नॉट बाई 4 पाई कहीं नहीं है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ई। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्योंकि इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तीनों की वजह से जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो कैसा लगा क्लास? ये अपने आप से पूछना, मेरे से मत पूछना, अपने आप से पूछो कि तुम्हें कैसा लगा क्लास। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तो फिर मैं चलता हूँ, टाटा बाय।